प्राचीन भारत के इतिहास में कुषाण एम्पायर के बाद एक नए साम्राज्य उभरा और वो था गुप्ता साम्राज्य। गुप्ता साम्राज्य मौर्य साम्राज्य जितना बड़ा नहीं था, लेकिन गुप्ता साम्राज्य नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स को कई सेंचुरी तक अपने अधिकार में रखा था। गुप्ता एम्पायर ने नॉर्थ इंडिया की फर्टाइल जमीन पर रूल किया था। दोस्तों, आज हम जानेंगे आखिर क्यों गुप्ता पीरियड को भारत की गोल्डन एज कहा जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमें इसी सिचुएशन के बारे में जानेंगे इसकी वजह से गुप्ता पीरियड को गोल्डन पीरियड कहा जाता है। जैसे कि 17वीं सेंचुरी में ब्रिटिश भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे करके उनके मन में भारत के ऊपर शासन करने की इच्छा जन्मी। पलासी और बक्सर युद्ध के बाद ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि भारत के ऊपर शासन करना उनका नैतिकता और आइनगत अधिकार है। ब्रिटिशर्स ने अपनी शासन को लीगली बताते हुए अपने हिस्टोरियन के मदद से भारत के लोगों और उनके कल्चर को पिछड़ा घोषित करते हुए कहा कि भारत के ऊपर शासन करना उनका एक महत्वाकांक्षी योजना है। भारत के ऊपर शासन करके भारत के लोगों को आधुनिक बनाना उनका आइनगत अधिकार है। ब्रिटिशर्स ने अपने हिस्टोरियन की मदद से भारतीय लोगों को नीचा दिखाना शुरू कर दिए थे और साथ ही उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी की मदद से भारत में धर्म परिवर्तन करना भी शुरू कर दिए थे। अंग्रेजों के अनुसार भारतीय और हिंदू धर्म एक पिछड़ा हुआ प्रजाति है और हमें विकसित करना उनकी मौलिक अधिकार है। लेकिन उस समय कुछ भारतीय इतिहासकार अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपने जाति को बचाने के लिए समाज में आगे आए, जिन्हें हमें नेशनलिस्ट हिस्टोरियन यानी राष्ट्रवादी इतिहासकार कहते हैं। इन इतिहासकारों ने अपनी हिस्ट्री और अपने कल्चर के बारे में जानना शुरू कर दिया था और प्राचीन काल के विभिन्न साम्राज्य और संस्कृति को आम लोगों के सामने रखे, ताकि भारतीय लोग खुद को गर्व महसूस कर सके, खुद को नीचा महसूस ना करके और अंग्रेजों के द्वारा फैलाए गए झूठ को समझ पाए और साथ ही साथ भारतीय लोग अपने आप को आत्मसम्मान और ऊंचा दिखाकर ब्रिटिश शासन के एक साथ विरोध कर सके। उसके बाद इतिहासकारों की इसी प्रयास का एक यह परिणाम निकला कि उन्होंने गुप्ता काल को स्वर्ण काल यानी गोल्डन एरा से पुकारा। ये था बैकग्राउंड जिसकी वजह से हमें गुप्ता काल को स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज हम उन राष्ट्रवादी इतिहासकारों की उन तर्कों के बारे में जानेंगे जिनके माध्यम से उन्होंने गुप्ता काल को स्वर्ण काल से सिद्ध किया। पहले हम जानेंगे उस समय गुप्ता काल के टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक अचीवमेंट के बारे में। गुप्ता काल के सबसे महान वैज्ञानिकों में नाम आता है आर्यभट्ट का। इन्हें फादर ऑफ अलजेब्रा माना जाता है। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत नामक एक ग्रंथ लिखा जिनमें ट्रिग्नोमेट्री की साइन फंक्शन की सारी सूत्र थे। आर्यभट्ट ने किसी संख्या की स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने के लिए पहली बार डेसिमल नंबर के इस्तेमाल किए थे। इससे यह पता चलता है कि डेसिमल नंबर के इस्तेमाल पहली बार आर्यभट्ट ने ही की थी। उस समय दुनिया के मैथमेटिक्स में यह एक अनोखी घटना थी। दोस्तों, आर्यभट्ट दुनिया के पहले इंसान थे जो कहते थे कि धरती गोलाकार होने के साथ साथ अपनी एक्सिस पर घूमती है, और साथ ही उन्होंने बिना किसी मैथमेटिकल डिवाइस के जरिए धरती का रेडियस ट्रिग्नोमेट्री के जरिए निकाल लेते थे। आर्यभट्ट दुनिया के ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दुनिया को दिया थे। उन्होंने प्रूव कर दिया था कि ग्रहण किसी राक्षस के कारण नहीं बल्कि ग्रहों की अपनी प्लानेटरी मोशन के कारण होती है। उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री की साइन फंक्शन की इस्तेमाल करके सूर्य से धरती की डिस्टेंस सही परिमाण में आकलन किए थे। उन्होंने उस समय धरती की रेडियस सटीक बताया था। बराहमीर गुप्त काल के एक और एस्ट्रोनॉमर, साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन थे। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे, जिनकी प्रसिद्ध रचनाएं है पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता। बृहद संहिता में उन्होंने डिफरेंट एलिमेंट की वैल्यू कैसे निकाले उन्होंने बताया था। किसी भी सीजन के बिना पेड़ से फल कैसे पाया जाए, असली नस्ल की पशुओं को कैसे पहचान करना और मौसम संबंधी जानकारियाँ उन्होंने बृहद संहिता में लिखी थी। इसी क्रम में अगला नाम आता है ब्रह्मगुप्त का। इन्होंने ज्योमेट्री की फील्ड में काफी रिसर्च की थी। ब्रह्मगुप्त पहले ऐसे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने सर्कल के अंदर बने हुए ट्रायंगल की हाइट, पेरीमीटर और एंगल को निकालने के लिए सूत्र दिए थे। अगला नाम आता है सुश्रुत का। उन्होंने सुश्रुत संहिता की रचना की थी जो कि सर्जरी से रिलेटेड है। उन्होंने सुश्रुत संहिता में इंसानों की डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन जैसे प्लास्टिक सर्जरी, कटे हुए हाथ को कैसे जोड़ना, ब्रेन सर्जरी और शरीर की दूसरी बड़े बड़े ऑपरेशन कैसे किया जाता है उन्होंने बताए थे। गुप्त काल में मेटल इंडस्ट्री काफी एडवांस हुआ करती थी। इसका प्रमाण हमें उस समय बने हुए गौतम बुद्ध की बड़े बड़े ब्रोंज के स्टैच्यू, दिल्ली की आयरन पिलर जिसमें पिछले 1600 सालों से कोई भी जंग नहीं लगी हुई है, सारे यह प्रमाण देते हैं कि उस समय रसायन शास्त्र में भारतीयों की काफी ज्ञान थी। अजंता की गुफा है और उसमें बनी हुई चित्रकला हमें यह प्रमाण देती है कि उस समय वास्तुकला और पेंटिंग आर्किटेक्चर में उस समय भारतीयों की काफी आगे थे। कल के दौरान ही रामायण और महाभारत जो लुप्त होने
के कगार पर थी, वो सब फिर से लिखा गया था। काल के दौरान महर्षि वर्षायन की द्वारा लिखी गई कामसूत्र की रचना की गई थी। सेंसुअल प्लेजर के ऊपर उल्लेख किया गया है। साथ ही उस समय काल के दौरान जो पुराण और स्मृति को लोग सिर्फ कानों के द्वारा सुना करते थे, वो सारे पुराण जैसे विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण और शिव पुराण पहली बार लिखा गया था। गुप्त काल के दौरान ही पाणिनि और पतंजलि के द्वारा संस्कृत ग्रामर का विकास हुआ था। महर्षि पाणिनि ने अपनी किताब अष्टाध्यायी में संस्कृत ग्रामर को अच्छी तरह से वर्णन किए हैं और पतंजलि ने मेडिसिन और आयुर्वेदिक फील्ड में काफी योगदान दिए हैं। दोस्तों, गुप्त काल के दौरान एक ऐसे कवि थे जो आज तक उनके जैसे कवि पैदा नहीं हुआ, और वो थे कालिदास। कालिदास गुप्त काल के एक ग्रेटेस्ट लेखक और कवि थे। कालिदास के नाटक अभिज्ञानम शकुंतलम आज भी एक लोकप्रिय नाटक है। गुप्त काल में ही हमें पहली बार नागर शैली के मंदिर देखने के लिए मिला। गुप्त काल से पहले बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे कई सारे धर्म भारत में फैल रहे थे, लेकिन गुप्त काल के दौरान ही सनातन धर्म की फिर से उत्थान होना शुरू हो गया था। हम आज जितने भी प्राचीन मंदिर देखते हैं, वो सब गुप्त काल के दौरान ही निर्माण हुए हैं। गुप्त साम्राज्य से पहले भारत में जितने भी राजा थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, बिंबिसार, वो सब जैन थे या फिर बौद्ध धर्म को अपने हुए थे। लेकिन गुप्त साम्राज्य के राजाओं ने देश की कई जगह पर विष्णु मंदिर और शिव मंदिर के निर्माण किए थे, जैसे कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय ने दोनों की भगवान विष्णु हुई थी। इसलिए मेडिएवल टाइम पीरियड में पहली बार समुद्रगुप्त ने ही अश्वमेध यज्ञ किया था। इससे हमें यह पता चलता है कि उस समय पूरे भारत में समुद्रगुप्त में ही एक चक्रवर्ती सम्राट होने की योग्य थी। समुद्रगुप्त के समय काल के दौरान ही हमें कई सारे बुद्धिज्म की आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलता है, जैसे कि अजंता और एलोरा की केव है, जिन्हें हमें एंशिएंट आर्किटेक्चर मार्वल भी कहते हैं। उस समय दुनिया की कोई भी ऐसी सिविलाइजेशन नहीं थी जो इस तरह की कलाकृति बना पाए। एजुकेशन की फील्ड में गुप्त काल में काफी सारी प्रगति हुई थी। उस समय नालंदा, अजंता और सारनाथ जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। उस समय पाटलिपुत्र और वल्लभी जैसे सिटी एजुकेशन की हब हुआ करती थी। काल के दौरान ही लिटरेचर, फिलोसफी और मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी और साइंस में काफी सारी खोज हुई थी, और उस समय को द गोल्डन एज ऑफ संस्कृत लिटरेचर कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल से पहले राजाओं ने लिपि भाषा का इस्तेमाल करते थे। इसलिए उस समय को संस्कृत की रेनेसांस पीरियड यानी पुनर्जन्म समय कहा जाता है। दोस्तों, ये था कुछ कारण जिसकी वजह से हम गुप्त काल को स्वर्ण काल कहते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।